बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये टॉपिक जो हमने कल देखा था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने कल जो इक्वेशन डिराइव की थी वो इक्वेशन थी टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी इफ वी हैव अ कॉइल ऑफ एन लूप्स which carries a current I and it is placed in a uniform magnetic field of strength B such that area of the plane of the coil was A। ये A जो था, A ये एरिया था कॉइल का प्लेन एरिया, उसको हमने लेंथ इनटू विड्थ, उसकी जगह हमने A की वैल्यू पुट की थी, वेयर A वाज एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 1 जिसको हमने लिखा है ये हमने डिराइव की थी उस केस में जबकि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। फर्ज करें ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये हमने कहा था इसकी 4 साइड्स हैं ए बी सी डी ए। तो हमने इसको कंसिडर किया था एज अ 4 कंडक्टर्स, एक कंडक्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा कंडक्टर। तो इस सिचुएशन में प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हमारे पास टॉर्क ही आया था। नाउ ये जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही हो, ये प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई और एंगल भी बन सकता है। पैरेलल का मतलब ये है कि इनका आपस में एंगल बन रहा है 0। तो यहां पे हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ना हो बल्कि किसी एंगल पे हो, तो उस वक्त टॉर्क कितना होगा ऑन द करंट कैरिंग कॉइल। So this equation is valid for the case when plane of coil and magnetic field are parallel to each other. Now यहाँ पे हम दूसरा केस कंसिडर कर रहे हैं, ये हम दूसरी फिगर मैंने ड्रॉ की है। इसमें हमने प्लेन ऑफ कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल अल्फा के ऊपर ड्रॉ किया है। यानी फर्ज करें ये हमारा प्लेन ऑफ कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अभी तो ये पैरेलल है, लेकिन अगर हम इसको टिल्ट कर दें कॉइल को इस तरह से या इस तरह से, तो फर्ज करें ये हमने इस तरह से इसको टिल्ट किया हुआ है कॉइल को, और अब प्लेन ऑफ कॉइल ये है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है स्ट्रेट। तो देखें इन दिस केस देयर इज एन एंगल अल्फा बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, देखें ये जो एंगल है अल्फा, दिस इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन ऑफ कॉइल के और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान अब हम एक एंगल कंसिडर कर रहे हैं अल्फा। तो देखें इस केस में अब हम देखते हैं कि इस केस में टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कल हमने फोर्स को मल्टीप्लाई किया था कपल आर्म से। तो देखें यहां पे हमारे पास कल तो कपल आर्म क्या था, विड्थ ऑफ द कॉइल W के इक्वल था कल जो हमने देखा था, क्योंकि उसमें दोनों फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था W, दैट वाज विड्थ ऑफ द कॉइल। लेकिन अब जब प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है बल्कि उनके दरमियान एक एंगल बन रहा है अल्फा, तो उस केस में कपल आर्म विल बी चेंज, और अब वो कपल आर्म होगा ये DE डिस्टेंस। देखें ये डिस्टेंस DE डिस्टेंस, कल कपल आर्म था W, विड्थ ऑफ द कॉइल, जिसको हमने W के तौर पे कंसिडर किया था। सो नाउ ये देखें ये W हमारे पास यहां से लेके ये दिस इज नाउ W, विड्थ ऑफ द कॉइल। तो अब जो हमारे पास कपल आर्म बनेगा वो W नहीं बनेगा बल्कि वो ये वाला कंपोनेंट बनेगा D टू E डिस्टेंस। इस पॉइंट को हमने E कहा है। सो DE डिस्टेंस इज नाउ कपल आर्म या मोमेंट आर्म भी आप कह सकते हैं। तो देखें यहां पे अब हमने ये DE डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल अल्फा बन रहा है, तो उस केस में हमारी जो दोनों फोर्सेस थी उनकी लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हमने कल W कंसिडर किया था विड्थ ऑफ द कॉइल, अब वो W नहीं है बल्कि अब वो डिस्टेंस है DE।
तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी है, इफ द प्लेन ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फा विद द मैग्नेटिक फील्ड देन द कपल आर्म इज नॉट W बट इट इज इक्वल टू DE डिस्टेंस विच इज दिस डिस्टेंस दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ W। वो विड्थ का ये वाला कंपोनेंट बन रहा है जिसको हम DE से डेजिग्नेट कर रहे हैं। तो इस DE को डिटरमिन करने के लिए हम ये ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्राइंगल ADE, ये वाली जो राइट ट्राइंगल है ADE ट्राइंगल, ये वाली। तो देखें इसमें कॉस अल्फा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज DE और हाइपोटेन्यूज इज AD, ठीक है। सो DE डिवाइडेड बाय DA, ठीक है, DE ये है बेस और DA ये है जो इसका हाइपोटेन्यूज है विच इज इक्वल टू W। तो देखें DA की जगह हम W लिख सकते हैं और DE डिस्टेंस हमने एज इट इज लिख लिया जो कि हमारा कपल आर्म है इन दिस केस। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट DE इज इक्वल टू W cos अल्फा, यानी अब जो मोमेंट आर्म बनेगा हमारा या जो कपल आर्म बनेगा, कपल आर्म मींस दोनों फोर्सेस के लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज नाउ W cos अल्फा, ठीक है, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखें टॉर्क कैलकुलेट हमने किया था फोर्स इनटू कपल आर्म, कल भी हमने इसी तरह से किया था। फोर्स हमारे पास F1 या F3 जो इन दोनों साइड्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थी, ये आउटवर्ड थी, ये इनवर्ड थी, और हमने देखा था कि देखें अगर इस साइड पे एक आउटवर्ड फोर्स थी और यहाँ एक इनवर्ड फोर्स थी तो ये कॉइल इस तरह से रोटेट हो रहा था, सो दैट इज द टॉर्क, ठीक है। तो कल तो हमने फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिया था विड्थ ऑफ द कॉइल। नाउ अब वो एंगल ये बन रहा है और अब उनकी लाइंस ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला कंपोनेंट है W का, ठीक है। सो विच कम्स आउट टू बी W cos अल्फा, ठीक है। तो फोर्स F1 या F3 दोनों इक्वल फोर्सेस, तो वन ऑफ द फोर्सेस यानी ILB, ये हमने कल फाइंड किया था कि ये फोर्स ILB आती है ऑन दीज टू साइड्स ऑफ द कॉइल, एंड कपल आर्म इज नाउ W cos अल्फा, ठीक है। तो आप W cos अल्फा लिख लेंगे कपल आर्म की जगह। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, I इंटू लेंथ इंटू विड्थ, ये L लेंथ थी कॉइल की, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉइल, तो L इंटू W को हमने कंबाइन करके लिख लिया इंटू B cos अल्फा। अच्छा, L इंटू W ये हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, दैट इज एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल, यानी लेंथ और विड्थ को आप मल्टीप्लाई कर दें तो वो कॉइल का एरिया आ जाएगा आपके पास। सो इसकी जगह हम लेंथ इंटू विड्थ की जगह हम एरिया लिख लेंगे, I इंटू एरिया इंटू B cos अल्फा। ये है फॉर द सिंगल लूप। इफ वी हैव n लूप्स इन द कॉइल, अगर ये कॉइल में एक सिंगल लूप की बजाय n लूप्स हो तो n लूप्स के लिए आप इस वाले टॉर्क को n से मल्टीप्लाई कर दें, सो NIAB cos अल्फा। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द टॉर्क। कि देखें यहां पे तो प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल थे, यहां पे अल्फा एंगल है बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में अगर ये अल्फा 0 हो जाए तो ये इक्वेशन 1 को रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये जनरल इक्वेशन है, यानी अगर हमारे पास एक कॉइल हो जिसमें n लूप्स हो और उसमें I करंट फ्लो कर रहा हो और उस कॉइल का प्लेन एरिया A हो और हमने उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ है B, सच दैट एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अल्फा, तो उस कॉइल के ऊपर ये टॉर्क अप्लाई होगा NIAB cos अल्फा, ठीक है। सो दैट इज द जनरल इक्वेशन। अच्छा, इसी इक्वेशन को आप, ये अल्फा हमने एंगल कंसीडर किया था बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, आप अल्फा को बजाय अल्फा यानी ये वाला एंगल कंसीडर करने के, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कंसीडर करने की बजाय हम एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल, वो जो कॉइल की जो प्लेन का एरिया है उसका अगर हम एरिया वेक्टर कंसीडर करें, जो आपको पहले भी हम देख चुके थे फ्लक्स वाले टॉपिक में कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस ऑफ एरिया से नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो देखें बी, अभी तो हमने प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लिया था, ठीक है, दिस एंगल। अगर हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लेंगे तो देखें एरिया वेक्टर
प्लेन ऑफ एरिया से नॉर्मली आउटवर्ड होता है, जो मैंने यहां से ये देखें ये ड्रॉ किया है एरिया वेक्टर ए। तो अगर हम एरिया वेक्टर को कंसीडर करें तो देखें एरिया वेक्टर का एंगल एरिया से नॉर्मली आउटवर्ड ये होगा और मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है। तो यानी अब जो हमारा एंगल बनेगा वो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ कॉइल का एरिया वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। तो उस केस में हम देखें यहां पे ये अल्फा तो था प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल, और अगर हम एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ले लें तो उसको हमने कंसीडर किया है, उस एंगल को हमने थीटा लिया है। और फ्रॉम दिस फिगर इट इज ऑब्वियस दैट थीटा, या आप ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि प्लेन ऑफ कॉइल और एरिया वेक्टर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इस तरह से। तो देखें अगर आप अल्फा एंगल को देखें तो वो 90, ये पूरा एंगल है, एरिया वेक्टर और प्लेन ऑफ कॉइल के दरमियान एंगल है 90 में से आप थीटा माइनस कर दें, सो यू आर लेफ्ट विद एंगल अल्फा। तो हम इस इक्वेशन में अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं बाय 90 माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल नाउ बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे हमने यही लिखा है, देखें कि यहां पे तो अल्फा जो है दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी कंसीडर द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, then the equation 2 general equation for torque becomes NIAB sin theta। अब यहां पे थीटा एंगल है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड प्लेन ऑफ एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा वाज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अल्फा और थीटा इस इक्वेशन से रिलेटेड है विद ईच अदर। अल्फा इज 90 डिग्रीज, ये पूरा एंगल 90 का है, ठीक है। प्लेन ऑफ कॉइल और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 का है, उसमें से आप थीटा माइनस कर दें तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। सो अल्फा इज 90 माइनस थीटा। इस इक्वेशन, इस फिगर से हम देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप cos, यहां पे हमारे पास cos अल्फा है इक्वेशन 2 में, तो आप cos अल्फा ले लें तो यहां आ जाएगा cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो इसको आप एक्सपेंड कर लें, cos 90 cos थीटा प्लस sin 90 sin थीटा, ठीक है। तो cos 90 0 होता है तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस sin 90 1 होता है तो 1 इंटू साइन थीटा, ये sin थीटा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो वी कैन रिप्लेस cos अल्फा बाय sin थीटा। इक्वेशन 2 में हम cos अल्फा की जगह sin थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखें अल्फा जो है दैट इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जबकि थीटा इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अल्फा इज 90 माइनस थीटा, ये अल्फा ये आ रहा है, और फिर हमने cos अल्फा फाइंड कर लिया। इस इक्वेशन में cos अल्फा आ रहा है तो cos अल्फा हमने फाइंड किया जो कि sin थीटा के बराबर आया है। तो हम इक्वेशन 2 में cos अल्फा की बजाय sin थीटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, while अल्फा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप दोनों तरह से टॉर्क लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, फिर यहां पे एक चीज हमने और देखनी है कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा और मिनिमम या जीरो टॉर्क कब होगा। तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है, इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो जब अल्फा 0 होगा देन टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है। cos 0 1 हो जाएगा, वो मैक्सिमम टॉर्क ये होगा NIAB। तो देखें व्हेन अल्फा इज 0 डिग्री या थीटा इज 90 डिग्री, या तो अल्फा 0 ले लें आप, वो ये केस है अल्फा 0 है, देखें यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, अल्फा इज 0। और इसी केस में अगर आप एरिया वेक्टर को कंसीडर करें तो देखिए एरिया वेक्टर ये है, तो एरिया वेक्टर और बी के दरमियान एंगल 90 है। सो इस केस में थीटा 90 है और अल्फा 0 है। तो दोनों केसेस में आप इक्वेशन 2 से अल्फा 0 पुट करें तो टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा 90 पुट करें तो sin 90 1 होता है तो भी टॉर्क मैक्सिमम आएगा। सो व्हेन अल्फा इज 0 इन इक्वेशन 2 और थीटा इज 90 इन इक्वेशन 3, देन टॉर्क इज मैक्सिमम, एंड दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज NIAB।
और ये उस वक्त होगा जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, तो उस वक्त मैक्सिमम टॉर्क होगा। मिनिमम या जीरो टॉर्क कब होगा? जब अल्फा 90 हो तो cos 90 जीरो हो जाएगा, या जब अल्फा 90 होगा तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी जीरो। देखें अल्फा 90 आप यहां पे ले लें तो 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा, सो थीटा इज जीरो। जब अल्फा 90 होगा, यानी ये वो केस होगा जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, लाइक ये प्लेन ऑफ कॉइल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, सो अल्फा इज 90। और अगर आप एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर इधर होगा, तो एरिया वेक्टर और बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो थीटा इज जीरो। यानी अल्फा 90 हो या थीटा जीरो हो, तो इक्वेशन 2 में अल्फा 90 पुट कर दें या इक्वेशन 3 में थीटा जीरो पुट कर दें, इन बोथ द केसेस द टॉर्क विल बी जीरो, या ये टॉर्क की मिनिमम वैल्यू होगी। यानी अगर ओरिएंटेशन इस तरह से हो कॉइल की कि कॉइल की प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, तो टॉर्क ऑन द कॉइल विल बी जीरो। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू होगी टॉर्क की, जीरो टॉर्क। सो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहां पे हमने ये देखा है कि जनरल एक्सप्रेशन टॉर्क का ये है या ये है, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है विच इज एट अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन इन विच एरिया इज प्लेन ऑफ एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और अगर प्लेन ऑफ एरिया या एरिया का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो उस वक्त टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू स्पेशल केसेस एंड दीज आर द जनरल केसेस, जनरल इक्वेशन टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। उसके लिए आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। इसमें अल्फा है एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एंगल थीटा हमने लिया है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है।